हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद्र। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बीपीएससी के थ्रू होने वाली है उसकी बिगुल बज चुकी है। और आपको पता है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों की अर्थात पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की बहाली होनी सुनिश्चित है। 1 से 5 तक के शिक्षकों जो कि प्राइमरी स्तर के होंगे, पीआरटी होंगे, उनके लिए आपको पता है 100 नंबर का लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश, साथ ही 150 नंबर का जीके जीएस होगा। और उस जीके जीएस में हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का हो और साइंस का हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे। इसलिए आप भी कमर कस के तैयार हो जाइए। और मैं प्रतिदिन आप लोगों को अलग अलग विषयों से जीके जीएस के क्वेश्चंस, साथ ही साथ कुछ विषय के भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक सब्जेक्ट जो कि ज्योग्राफी है। और ये ज्योग्राफी आपको केवल 1 से 5 ही नहीं बल्कि क्लास 12 तक अर्थात 12 तक के भी अगर ज्योग्राफी के शिक्षक हैं तो उनके लिए भी, हाई स्कूल में जो 9-10 के लिए है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, उनके लिए भी, साथ ही साथ 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, पीआरटी लोगों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव का ही सेशन है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हर ऑप्शंस का एक एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, साथ ही साथ लाइक करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा। और फिर इसी तरह चैप्टर वाइज अलग अलग सामाजिक विज्ञान के, चाहे विज्ञान के या अलग अलग विषयों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पहला क्वेश्चन है जो पूछता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई। आपका ऑप्शन है 4 अरब 75 करोड़ वर्ष पूर्व, 10 अरब वर्ष पूर्व, 20 अरब वर्ष पूर्व और डी है 10,000 वर्ष पूर्व। तो सारे ऑप्शंस को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है और आपका राइट ऑप्शन होगा यही ए, ऑप्शन ए, मतलब ये 4 अरब 75 हजार करोड़ वर्ष पूर्व ये राइट ऑप्शन है। और इस तरह से ये पृथ्वी के उत्पत्ति का समय है। ऐसे सूर्य के भी उत्पत्ति का वर्ष लगभग 5 अरब वर्ष पहले है। ये 10 अरब वर्ष पहले सूर्य के लिए भी लागू नहीं होता, 20 तो खैर लागू ही नहीं होगा। 10,000 वर्ष पूर्व तो हम कह ही नहीं सकते, इतने वर्ष पहले तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता संस्कृति थी। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के परतों का सही क्रम क्या है। तो सियाल, सीमा, नीफे, ये पहला ही ऑप्शन राइट है। मतलब ये आपका पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सियाल, सीमा और नीफे, यही राइट है। दोस्तों अब इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। सियाल से है SIAL है, ये सियाल एक्चुअली SIAL होता है। SI से होता है सिलिका और AL से होता है एल्युमिनियम। AL से दोस्तों एल्युमिनियम है, AL से एल्युमिनियम, तो ऐसे है ये एल्युमिनियम। और सीमा से सिलिका मैग्नीशियम और नीफे से निकल और फेरम। ऐसे कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी के कोर में कौन कौन से तत्व हैं, तो आप निकल और फेरम मतलब निकल और लोहा आसानी से बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट है, मतलब ऑप्शन ए। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत किन देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। भारत की अक्षांशीय स्थिति या देशांतरीय स्थिति दोनों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। मतलब भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर का जो देशांतरीय अवस्थिति है उसमें 30 डिग्री का अंतर होता है। और आपको पता है 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो पूर्वी से पश्चिमी क्षेत्र मतलब अरुणाचल प्रदेश से कच्छ का जो रण क्षेत्र है गुजरात में, इनके बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, मतलब 120 मिनट का। क्योंकि 1 डिग्री पर 4 मिनट तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मतलब हो गया 120 मिनट। तो आप इन ऑप्शंस को देखेंगे 83 से 97, कभी भी ये 30 डिग्री नहीं है। 83 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री
25 मिनट पूर्वी देशांतर। ई का मतलब पूर्वी। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की अवस्थिति जो है पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय अवस्थिति पूर्वी देशांतर में और अक्षांशीय अवस्थिति उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश मतलब 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं या विषुवत रेखा, इसके ऊपर अर्थात उत्तर में है। और प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री देशांतर है उसके पूरब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यही राइट ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। अब 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन लावा पठार है? लावा पठार का मतलब समझते हैं, जो वोल्केनिक एरप्शन के दौरान, मतलब ज्वालामुखीय उद्गार के दौरान जो मैग्मा और लावा निकला, उसके ठंडा होने के फलस्वरूप जिस पठार का निर्माण हुआ उसको हम लोग लावा का पठार कहते हैं या लावा पठार कहते हैं। तो ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। लिखता है भारत का डेक्कन ट्रैप, कोलंबिया का पठार, तिब्बत का पठार, कोलोराडो का पठार। तो भारत का डेक्कन ट्रैप जो है ये लावा पठार का बना हुआ एकदम सही ऑप्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हुआ। अब 4 को हमने कर लिया। अब चलते हैं यूराल की ओर। यूराल मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूराल किस वर्ग का पर्वत है? तो दोस्तों मैं यूराल के बारे में बताऊं कि दुनिया के प्राचीन पर्वतों में से 2 पर्वत हैं, जिसमें एक यूराल पहाड़ है। और ये यूराल पर्वत आपको एशिया, 2 महादेश को अलग करता है। ये महादेश है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप, इन दोनों को ये अलग करता है, इसलिए इसका नाम यूराल पर्वत है। और ये यूराल पर्वत भी एक मोड़दार पर्वत ही है, लेकिन प्राचीन मोड़दार पर्वत है, इसलिए हम इसको ज़रा देखेंगे। ऑप्शन इसको देखते हैं। ज्वालामुखी तो बिल्कुल नहीं है, अवशिष्ट भी नहीं है, और मोड़दार वलित, हाँ ये कह सकते हैं, ये मोड़दार वलित है लेकिन प्राचीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और थोड़ा जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चनों का फहरिस्त बड़ा है और एक ही क्वेश्चन का डिटेलिंग करना है। सो लेट अस मूव फास्ट एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो आइए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो हिमानी घर्षित तो मैदान है नहीं। हिमानी घर्षित का मतलब हिम नद से बना हुआ मैदान। जलोढ़, हाँ एकदम सही ऑप्शन है कि जलोढ़ है, मतलब गंगा का मैदान जो है गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। पवनोड़ का मतलब पवन के द्वारा लाई गई मिट्टी। असमतल परा ये तो है ही नहीं। तो कोई ऑप्शन इसमें ए और सी और डी सही नहीं है, बिल्कुल बी सही है। गंगा का मैदानी भाग जो है जलोढ़, एलुवियल सॉइल कहते हैं, उसे बना हुआ है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर काली मिट्टी नहीं मिलती? अच्छा, नहीं मिलती, ऐसे प्रश्न को ध्यान से देखना होगा। हम लोग अनुमान लगा देते हैं कि मिलती है ये वाला, लेकिन नहीं मिलती है तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। गुजरात में काली मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र में भी मिलती है, ये मध्य प्रदेश में भी मिलती है काली मिट्टी, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोस्तों काली मिट्टी नहीं मिलती है, इसलिए पश्चिम बंगाल हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन डी है। ए में गुजरात में काली मिट्टी मिलती है, एकदम सही है, क्योंकि कपास की खेती वहाँ होती है। महाराष्ट्र में भी कपास की खेती होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में धान की खेती ज़्यादा होती है। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्या है। बिहार में क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट नहीं है मेरे पास और मैं खुद से इसको
बनाता हूँ तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। मकसद ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करना, जो जीके जीएस से हो, अन्य विषयों से हो, विशेष करके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस जो वर्ग 6 से 12 तक के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगा। अगर कक्षा 6 से 12 तक के प्रश्नों पे आपकी पकड़ है तो कोई माई का लाल नहीं है आपको इस परीक्षा में रोक पाए, आपका रिजल्ट आना ही आना है। इसलिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़े और प्रत्येक क्लास के सोशल साइंस के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, हर चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक लिस्ट बना रहा हूं और उस लिस्ट के तहत उसको मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ काम करूंगा। मैं भी एक शिक्षक हूं और मैंने सारे टीईटी के लेवल को पास किया, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, +2 चारों परीक्षाएं मैंने पास की है। साथ ही साथ मैं सीटेट के 2 लेवल जो होते हैं, प्राइमरी, मिडिल, दोनों पास हूँ और मैं आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूँ। साथ ही साथ आप मेरा सहयोग करें, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी बेनिफिटेड हो। आपसे भी मैं सीखता हूँ। तो साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बिहार में बाढ़ के लिए किस नदी को उत्तरदायी माना जाता है? तो बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी नदी गंगा तो नहीं है, कोसी है। बिल्कुल कोसी 8 के लिए राइट ऑप्शन है। कोसी बिहार में बाढ़ के लिए उत्तरदायी है। इस प्रश्न के साथ कुछ और प्रश्न मैं क्रिएट करता हूँ। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार की वह कौन सी नदी जो हमेशा रास्ता बदलते रहती है, तो उसका भी राइट आंसर कोसी होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन कि बिहार की शोक नदी कौन सी मानी जाती है, तो आपका कोसी होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस निकल सकते हैं। बोलो धीरे धीरे बोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपदा नियंत्रण के लिए गरीब देश किसके अभाव के कारण सक्षम नहीं हो पाते? तो पहला प्रबंधन का ज्ञान, दूसरा आपदा की जानकारी, तीसरा पूंजी का अभाव, चौथा इनमें से सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। प्रबंधन का अभाव भी गरीब देशों में नहीं हो पाता है, आपदा की जानकारी भी नहीं हो पाती और पूंजी का अभाव भी होता है। इसलिए विच इज़ द राइट ऑप्शन? तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किन वनों में किसका निवास, भारत के वनों में किसका निवास है? तो सभी प्रकार के लोगों का, ये तो सही नहीं है। डकैतों का, ये तो ओल्ड फैशन हो गया। ऋषि मुनियों का, ये भी पुरानी बात हो गई। जनजातियों का, हाँ तो ये राइट ऑप्शन है, जनजातियों का निवास मिलेगा। डी ऑप्शन जो है राइट है, जनजातियों का निवास। तो आप इसका सही ऑप्शन वही होगा, जनजातियों का निवास। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही है। चलिए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? महोगनी किस वन का प्रमुख वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, ज्वार वन। तो महोगनी वन चिरहरित वन मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये तय है। और उसके बाद दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये नहीं है क्योंकि इसके पत्ते नहीं गिरते हैं। पर्वतीय वन ये नहीं है, ज्वारीय वन भी नहीं है। इसलिए चलिए हम ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। महोगनी किस वन का प्रमुख वृक्ष है? तो उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन है। उष्णकटिबंधीय मतलब ये हॉट जोन में आता है, मतलब गर्म जलवायु में ये वन पाया जाता है और ये वन एवरग्रीन है। ये एवरग्रीन का ये पेड़ है महोगनी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल, इससे भी ज़्यादा असम, मेघालय, मणिपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय एकदम सही आंसर है। मेघालय में ही सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भूगोल से आते ही रहते हैं। तो नदियों के जलोढ़ मिट्टी से बिल्कुल ही नहीं, ये तो जलोढ़ मिट्टी ही होता है, जलोढ़ से।
भूकंप से बिखरी चट्टानों से, इससे भी नहीं होता है। ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से, तो ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने मतलब ज्वालामुखी से जो मैग्मा लावा निकलता है वही लावा मैग्मा कालांतर में ठंडे हो जाते हैं और उनसे काली मिट्टी का निर्माण होता है, और इसको हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि इनमें से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, तो इसको भी लॉक करते हैं। काली मिट्टी, इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अब इसमें 4 दिवस है, इन चारों दिवसों को हम लोग समझेंगे। जैसे 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को बर्ड पक्षी दिवस ना, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। 1 मई को आपको पता है, अभी आपको बीता था, लेबर डे है, मतलब श्रमिक दिवस के रूप में, और 14 नवंबर को आप जानते हैं चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में। तो आपका ऑप्शन ये सी जो है बिल्कुल सही है। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को बिल्कुल याद रखेंगे, ये इंटरनेशनल बर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय चिड़िया दिवस कह सकते हैं, है ना, या पक्षी दिवस कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय है ये, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। कोई नहीं, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 1 मई को लेबर डे, 5 जून को जो क्वेश्चन का आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस है, ये राष्ट्रीय नहीं है। और 14 नवंबर को आपको पता है चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ पौधे, भाई तो कोई भी बता सकता है, बच्चा भी, कि इसे जीवमंडल प्रदूषित नहीं होता है। कृषि विकास से भी नहीं होगा, औद्योगिक विकास से तो होगा भाई, क्योंकि जितने फैक्ट्री कल कारखाने बढ़ेंगे और जीवमंडल प्रदूषित होगा, तो इसलिए आपका ये औद्योगिक विकास राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित किस सागर का जल अधिक खारा है। तो दुनिया में अगर पूछता है दोस्तों, साथियों, अगर ये पूछता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खारा जल का सागर कौन सा है, तो डेड सी आप कह सकते हैं। डेड सी का नाम मतलब मृत सागर। दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक खारा पानी डेड सी का है, मतलब मृत सागर का है, लेकिन इसमें मृत सागर या डेड सी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें हमें कंपेयर करना पड़ेगा। फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर। तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद हम लॉक करते हैं बी को, ये बी ही ऑप्शन सही है। लाल सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो इसको हम लोग लॉक कर दिए। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। कहता है, क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि इनमें वर्षण के अंतर्गत कौन नहीं आता। तो वर्षण मैं आपको बता दूं कि नेचर से या वर्षा के रूप में जो कुछ भी, या हिमपात के रूप में हो, या वर्षा के रूप में हो, या ओलावृष्टि के रूप में हो, ये सब के सब वर्षण के ही उदाहरण हैं। तो ये जो है डी ऑप्शन, ये वर्षण का उदाहरण नहीं है, इसीलिए डी को ही लॉक करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायु दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायु दाब मापने का यंत्र, थर्मामीटर तो है नहीं, तो टेम्परेचर मापता है। एनीमोमीटर भी नहीं है। बैरोमीटर राइट ऑप्शन है, तो बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं इसको।
एकदम सही है। अब आपको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है। इस तरह से हम लोगों ने 20वां क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन जो करने लायक है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, उसको हमने किया है। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवों पर तापीय दिनों की संख्या कितनी हुआ करती है? ध्रुवों, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो 75 दिन बिल्कुल नहीं, 150 दिन, हाँ ये सही ऑप्शन है। 150 दिनों की तापीय दिनों की संख्या होती है, और 350, 365 ये दोनों ऑप्शन गलत है। 75, 350 और 365 नहीं होगा, 150 सबसे सही ऑप्शन है, तो इसलिए इस पे हमको लॉक करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखता है, सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 65 मीटर, केवल 65 मीटर बिल्कुल नहीं, 165 मीटर, 365 मीटर, 1000 मीटर, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें राइट ऑप्शन होगा 165 मीटर, मतलब ऑप्शन बी। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए अगर आप केवल 65 याद करते हैं तो 65 मीटर भी दिया, 165 भी, 365 भी, तो हमेशा ध्यान में रखना है 1 डिग्री आप 65 मीटर, मतलब 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इसमें बढ़ने की बात नहीं है, घटने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल की जो गैस त्रासदी थी, ये वायुमंडलीय आपदा नहीं थी, प्राकृतिक आपदा नहीं थी, मानव जनित थी। हाँ, ये भोपाल की गैस त्रासदी एक मानव जनित आपदा थी। दोस्तों, आपदा भी 2 तरह की, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक आपदा जो स्वतः होती है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, सुनामी है। मानव जनित में बम विस्फोट है, आतंकवादी घटनाएं हैं, युद्ध है, ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये वायुमंडलीय नहीं है, जलीय नहीं है, मानव जनित नहीं है, प्राकृतिक है, तो हम इसको लॉक करते हैं ऑप्शन डी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन राज्य मैनग्रोव वन का नहीं है? मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट नहीं पाए जाते। मैनग्रोव फॉरेस्ट दोस्तों आपको पता होगा, जो समुद्र के किनारे के राज्य हैं वहाँ मिलते हैं। अब इसमें ऑप्शन, आप जब इस बात को जान गए कि समुद्र के किनारे जो राज्य हैं वहाँ ये मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, ये क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन पश्चिम बंगाल होगा। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन यहाँ कुछ ट्विस्ट है। कहता है इनमें कौन राज्य मैनग्रोव वन का नहीं है? तो ऑफकोर्स पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा भी होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका ए जो है, यहाँ मैनग्रोव वन नहीं पाए जाते, इसलिए ये सही है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेघालय में किस पहाड़ी के निकट भारी वर्षा होती है? तो सुलेमान पहाड़ी नहीं, आबू पहाड़ी, हिमाद्री पहाड़ी नहीं, गारो खासी जयंतिया नाम सुना होगा, तो इसमें गारो पहाड़ी से ही ये मानसून हवाएं टकराती है और मौसिन राम में ज़बरदस्त वर्षा करती है, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा यहाँ होती है। तो गारो इसका सबसे सही उत्तर है, और सही मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर है इसका गारो। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौसिन राम क्या है? मौसिन राम, अभी चर्चा हुई कि गारो के पास ही मौसिन राम है, एक जगह है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। तो मौसिन राम के बारे में जो ऑप्शन है, चलिए पढ़ के देखते हैं। स्थानीय पवन है, पूर्वी भारत के एक भूविद का नाम है, सबसे अधिक गर्म स्थान है, सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। ये डी ऑप्शन सही है, सबसे अधिक वर्षा होती है दुनिया में, सबसे अधिक वर्षा इसी मौसिन राम में होती है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखता है, निम्नलिखित में से कौन नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? दोस्तों, पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियों में नर्मदा और तापी 2 नदियां हैं जो गुजरात से होकर के बहती हैं, और इसमें ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, तापी है। पेरियार सोन नदी इसमें न पेरियार में न सोन में, ये सब पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम बहने वाली 2 नदियां हैं, लूनी भी है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती फेमस नदियां हैं, इसमें ताप्ती आंसर दिया हुआ, तो इसलिए हम लोग इसको
लॉक कर दिए। चलिए अब अगले पेज में बढ़ते हैं। अगला पेज है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र भूगोल से संबंध रखता है? तो भूगोल से संबंध रखने वाले क्षेत्रों में संचार, परिवहन, संचार भी रखता है, परिवहन भी रखता है, नदियाँ भी रखती हैं। इनमें से सभी डी ऑप्शन सही होगा, इसलिए इसको टिक करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा डिस्कशन की कोई मतलब नहीं। बचपन से आप सब पढ़ते आ रहे हैं। संचार, परिवहन, नदियाँ सब भूगोल से ही संबंध रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक है। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। कांट, इसके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। लेमेत्रे, कांट, रसेल, हब्बल। तो कांट, रसेल, हब्बल इसके नहीं है। बिग बैंग सिद्धांत जिससे पृथ्वी या अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, लेमेत्रे का दिया हुआ सिद्धांत है दोस्तों, एकदम याद रखेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, लेट्स मूव टू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल के, खास करके शिक्षकों के लिए जिनका सब्जेक्ट भूगोल होगा या सोशल साइंस होगा, जो टीजीटी होंगे या पीजीटी होंगे, उनके लिए एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल लॉक करेंगे अपने सोल की डायरी में। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? टॉलमी ने बिल्कुल नहीं, स्ट्रेबो ने बिल्कुल नहीं, एरेटोस्थेनीज ने। एकदम सही ऑप्शन है ये, एरेटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल मतलब ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, हेरोडोटस ने भी नहीं किया था। तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाप्लास की पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना किस नाम से जानी जाती है? तो लाप्लास की पृथ्वी उत्पत्ति, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ज्वारीय परिकल्पना, नवतारा परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, महाविस्फोट परिकल्पना। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सी, निहारिका परिकल्पना। लाप्लास का पृथ्वी उत्पत्ति परिकल्पना मतलब पृथ्वी उत्पत्ति के सिद्धांतों में कई सिद्धांत है। जैसे अभी हमने लेमेत्रे का बिग बैंग सिद्धांत के बारे में सुना, उसी तरह लाप्लास ने भी एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम था निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, जो कि ऑप्शन सी है, जो राइट है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? दोस्तों तो अभी तक तो पश्चिम बंगाल आगे था, लेकिन हम बिहारी सब पे भारी जनसंख्या में अब हम लोग पश्चिम जनसंख्या के घनत्व में हम लोग पश्चिम बंगाल से आगे निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ सर्वाधिक है जनसंख्या, घनत्व नहीं पूछ रहा। यहाँ क्वेश्चन देख कर रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश पे हम लोग जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष में। अगर कहता है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो बेहिचक बेधड़क हम ऑप्शन बी को जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग सी को गए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो बिल्कुल ही फेमस थियरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इस थियरी का प्रोपाउंडर कौन था, मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों एक परेशानी आ रही है, टेक्निकल सपोर्ट मुझे कोई नहीं है, मैं खुद ही इस वीडियो को बनाता हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपने साथ ऐड कर सकूं और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के भी शेयर करें। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट, सोशल साइंस सब्जेक्ट का प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आपके पास लाऊंगा। सबसे अच्छी स्टडी यही स्टडी होगी दोस्तों परीक्षा के ख्याल से। चाहे आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, भूल जाइए कि आप टीचर्स का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बीपीएससी का दें, चाहे यूपीएससी का दें, अगर क्लास 6 से 12 तक का सोशल साइंस एक एक चैप्टर आपने अच्छे से देखा है, किया है, एक एक क्वेश्चंस के थ्रू गए हैं, तो कोई नहीं आपको प्रीलिम्स निकालने में कोई नहीं रोक सकता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने साथ कुछ और टेक्निकल सपोर्ट ऐड कर सकूं, क्योंकि ये सब करने में खर्च लगता है। तो चलिए बिना
ज़्यादा समय लिए हुए आपको 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए देता हूँ कि अल्फ्रेड वैगनर किस देश के निवासी थे, और इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा अल्फ्रेड वैगनर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी अल्फ्रेड वैगनर ने ही दिया था, और ये अल्फ्रेड वैगनर आपको आप कमेंट में करेंगे, कमेंट में देंगे कि किस देश के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। किस पौधे के फूल का उपयोग प्रायः शराब बनाने के लिए होता है? ऑप्शन है आम, अमरूद, महुआ, कटहल। कौन नहीं जानेगा जो बिहार का होगा देसी चुलाई का शराब जो गांव में बनता है महुआ मीठा। कौन नहीं जानता होगा इसको? कौन नहीं जानत हे जग में देसी दारू नाम तो हारो। हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है, महुआ से ये बनता है। चलिए ये सब जानते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पेरियार नदी स्थित है। पेरियार कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। ये केरल में है। ऑप्शन तमिलनाडु, गोवा आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप केरल में, पेरियार नदी केरल में है, बिल्कुल ही सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं। स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र। तो स्वर्णरेखा तो बिल्कुल नहीं है, कोसी बिहार की नदी है, ब्रह्मपुत्र असम बंगाल में भी जाती है, लेकिन ये दामोदर नदी शोक नदी मानी जाती है बंगाल के, बिल्कुल सही है। इसी पर दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जो अब बंगाल को सिंचाई मुहैया कराता है, साथ ही साथ बिजली भी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है सुनामी किस प्रकार की आपदा है? 38 नंबर क्वेश्चन है। तो सुनामी वायुमंडलीय आपदा नहीं है, जलीय आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल सही है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। एंड दिया हुआ है कि तेज हवा के साथ ओला गिरना किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय आपदा है, जलीय आपदा, जीवमंडलीय आपदा, भूगर्भीय आपदा है। अब प्राकृतिक आपदाओं में भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें ही वायुमंडलीय, जलीय, जीवमंडलीय, भूगर्भीय। तो आप कह सकते हैं ये कहाँ से गिरता है? ओला का गोला आकाश से न गिरता है भाई, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय आपदा है। तो तेज हवा के साथ ओला का गिरना कौन सा आपदा हुआ? भाग्य। तो तेज हवा के साथ ओला का गिरना, दोस्तों तेज हवा के साथ ओला का गिरना एक वायुमंडलीय आपदा है। तो आप इसको ए को लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी से सटी हुई मिलती है? तो मैं दोस्तों एक बार आपको बता दूं कि वायुमंडल पृथ्वी से सटी हुई परत से सबसे ऊपर की ओर, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल फिर एक बार मैं बोल दूं, आप नोट कर सकते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इस सीक्वेंस में पहला मंडल कौन सा आ रहा है? क्षोभ मंडल आ रहा है, तो इसलिए सबसे सटी हुई परत क्षोभ मंडल है, राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अति प्राचीन काल में। क्वेश्चन है ये, पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि अति प्राचीन काल में विश्व का ऊंचा पहाड़ कौन था? तो अति प्राचीन काल में दोस्तों अरावली, काराकोरम, पेरेनीज, हिमालय। तो ये अरावली बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्राचीन काल का ये विश्व का ऊंचा पहाड़ यही था। आज ये अवशिष्ट पहाड़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन पहले वही था। अगला क्वेश्चन है, आज से 10,000 वर्ष पूर्व राजस्थान का क्षेत्र कैसा था? मरुस्थल था, हिमाच्छादित था, हरा भरा मैदान था,
समुद्र था, तो ये आप कह सकते हैं कि 10,000 साल पहले मरुस्थल तो नहीं था, हरा भरा मैदान ही था दोस्तों। तो इस तरह से ये सही ऑप्शन है। और इस तरह से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए और आगे हम लोग आप एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। एक बार पुनः मैं आपको से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि चैप्टर वाइज जैसे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उसके बाद सोशल एंड डेमोक्रेटिक लाइफ है, जैसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन या नागरिक कहते हैं उसको, या अर्थशास्त्र है, सभी का चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का निचोड़ आपके पास, जैसे नींबू को निचोड़ के रस निकाला जाता है, वैसे नींबू को इस चैप्टर को निचोड़ के मैं रस आपके पास लेके आऊँगा और केवल एक बार आप उसके थ्रू चले जाएंगे तो ये जो बीपीएससी के जो चेयरमैन ने कहा कि केवल तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, डेप्थ में जाना होगा, तो इतना डेप्थ हम लोग पकड़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हमसे नहीं होगा जो छूट जाए। ये समझ लीजिए कि हम उनका गर्दा छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तो आप भी कमर कस लीजिए और एक एक चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करें। और हम लोग नियोजित भी हैं, तो नियोजित शिक्षकों से भी विशेषकर अपील है कि जो चैलेंज हमारे सामने रखा गया है, इस चैलेंज को पार करके पुनः हम इनके सिर पर सवार होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर से एक बार एक नए चैप्टर्स के साथ हम आते हैं, तब तक के लिए आपको शुभ विदा। नमस्कार, आदाब।